जो हमारे ब्रेन सेल्स और न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहाँ पे जो डेंड्राइट्स हैं ये हमारे इनपुट होते हैं। ये सेल बॉडी होते हैं, इसके अंदर न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन सारी सेव होती है और ये वाली इंफॉर्मेशन एक्सॉन के जरिए गो थ्रू होते हुए साइनेप्सिस में जाती है और फिर नेक्स्ट सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में जाती है। तो रिसर्चर्स ने बेसिकली 1940s में इनका पहला पेपर आया था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे। तो उन्होंने इस ब्रेन के फंक्शन को मिमिक करते हुए एक न्यूरॉन बनाया, न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसको परसेप्ट्रॉन, उन्होंने उनका नाम दिया परसेप्ट्रॉन। ठीक है। तो ये बेसिकली इसको हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन को एक कंप्यूटेशनल न्यूरॉन में कन्वर्ट किया। ये देख सकते हैं कि हमारा बेसिकली न्यूक्लियस है, यहाँ पे सारी इक्वेशंस हमारी फिक्स है। ये डब्ल्यू हमारे वेट्स है, वेट्स यानी कि लाइंस में कनेक्शन की कितना स्ट्रेंथ है वो वेट्स है। ये इनपुट्स हैं और ये बायस है। इन सब के बारे में हम आगे जाते हुए पढ़ेंगे कि ये क्या हमें स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा हो कि न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा होता है। उसमें एक होता है न्यूरॉन, ये हमारे न्यूरॉन्स है। ठीक है। अब न्यूरॉन्स के अंदर फर्ज करो ये 0.1 है, ये 0.8 है। अब न्यूरॉन्स के अंदर ये नंबर जो है ये हमें क्या स्पेसिफाई कर रहा है। ये न्यूरॉन एक एक्टिवेशन अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। एक्टिवेशन मैं बताता हूँ आगे जाके कि एक्टिवेशन क्या होता है। ये हर न्यूरॉन का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। फर्ज करें आपके पास एक इमेज है जिसकी डायमेंशन है 28 बाय 28। ये हम जो इमेज लेते हैं उसकी डायमेंशन होती है हाइट और विड्थ की। ठीक है। फर्ज करेंगे इमेज है हमारी, ये इमेज है हमारी, कोई भी स्ट्रक्चर है। फर्ज करो ये कैट है, एक क्रूड सी मैंने ड्राइंग बना ली, ये कैट है। ठीक है। अब 28 बाय 28 इसमें क्या चीज़ है, ये है हमारे नंबर ऑफ पिक्सल्स। ठीक है। 28 बाय 28 ये हो गए 784 पिक्सल्स। 784 पिक्सल्स हो गए इस इमेज में। ठीक है। यानी कि इस इमेज में 784 न्यूरॉन्स भी हैं। ठीक है। न्यूरॉन्स है, 784 न्यूरॉन्स है इस इमेज में। अच्छा। अब अब जो यहाँ पे जो पिक्सल है, पिक्सल की कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। फर्ज करें इस पिक्सल की वैल्यू, पहले चलो कलर देख लेते हैं। अगर ये कंप्लीट वाइट है पिक्सल तो इसकी जो एक्टिवेशन होगी वो 1 होगी, क्योंकि हमारी इमेजेस बनी हुई हैं शेड्स ऑफ वाइट एंड ब्लैक। जो भी कलर होता है उसका एक खास एक नंबर होता है, एक्टिवेशन होता है। अगर इन बिटवीन होगा यानी कि ग्रे होगा तो उसका 0.5 होगा। फिर कंप्लीटली ब्लैक है तो उस पिक्सल की एक्टिवेशन होगी 0। यानी कि हमारे जो इमेज है वो डिवाइड है 0 से लेकर 255 पिक्सल्स। कंप्लीट इमेज हमारी डिवाइड है। यहाँ पे पिक्सल का नंबर डिफरेंट हो सकता है, यहाँ डिफरेंट हो सकता है। अगर कोई ब्लैक चीज़ है तो वो क्या हो जाएगी, ब्लैक 0 हो जाएगी। ठीक है। कंप्लीटली वाइट है तो 0 हो जाएगी। अच्छा। अब आते हैं न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर पे। ये हमने जैसे बताया कि इमेज का डायमेंशन है 28 बाय 28 और 784 न्यूरॉन्स है। ये 784 न्यूरॉन्स ये हमारी पहली लेयर बनाएंगे न्यूरल नेटवर्क की। ठीक है। 784 क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं कर सकता तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये जो न्यूरल नेटवर्क की पहली लेयर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनपुट लेयर। ये है इनपुट लेयर। और इसमें कितने न्यूरॉन्स है इस लेयर में, 784। 784 न्यूरॉन्स है इसमें। इनपुट लेयर के बाद आती है, इधर मैं इसको कहता हूँ कि 7 8 न्यूरॉन्स है इसमें। और इसी तरह दूसरी मैं लेयर बना देता हूँ 1 2 3
4 5 6 7 8। इनपुट लेयर के बाद वाली जो लेयर आती है इन दोनों को हम बोलते हैं, ये है हिडन लेयर। अब हिडन लेयर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर न्यूरॉन की और हर एक्टिवेशन की एक अलग से इक्वेशन बन रही होती है। ठीक है, ये हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है इसमें, और हर कनेक्शन की एक्टिवेशन की ये बेसिकली जो कनेक्शन हैं ये हैं हमारे वेट्स, इसको हम बोलते हैं वेट्स। अगर ज़्यादा वेट होगा तो ये इस न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन इस तक जा रही होगी, अगर कम वेट होगा तो इस न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन इस तक नहीं जाएगी और ये लाइन हम ड्रॉप कर देते हैं। तो ये इसके वेट्स हो गए। अब हो क्या रहा होता है, ये इनपुट लेयर, हिडन लेयर, इसके बाद आती है ये लास्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट, आउटपुट लेयर। ठीक है, अब आउटपुट लेयर क्या बता रही होती है कि हमने इनपुट दिया था यहाँ पे कैट की इमेज, यहाँ पे कैट की इमेज थी इनपुट। आउटपुट इसने क्लासिफाई करना है कि अगर ये आउटपुट बेसिकली हमें बता रहे थे नंबर ऑफ क्लासेस। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्लास हो सकती है कैट, दूसरी हो सकती है डॉग, तीसरी कोई और चीज हो सकती है, फर्ज करो शीप हो गया। ठीक है, अब अगर कैट है तो आइडियली होना चाहिए इसकी एक्टिवेशन होनी चाहिए 1 और बाकी सबकी 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता ऐसे नहीं है, उसकी रीजन मैं आगे बताता हूँ क्यों है। लेकिन अगर 1 नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो एक्टिवेशन होगा इस न्यूरॉन का 0.98 होगा, बाकी का ये सम होते हुए इनका 100 तक होना चाहिए, 0.01 होगा और ये 0.01 होगा। ठीक है, अब इस नंबर का मतलब क्या है कि हमारा जो नेटवर्क है उस सारे नेटवर्क ने करेक्टली क्लासीफाई कर लिया 98% एक्यूरेसी के साथ कि ये जो इनपुट की इमेज थी ये हमारी कैट की इमेज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हाई लेवल वर्किंग न्यूरल नेटवर्क की। अच्छा, उसके अलावा ये कनेक्शंस मैंने बता दिए कि कनेक्शन कैसे होते हैं। अब फर्ज करें ये इनपुट लेयर है और सेकंड लेयर में क्या कर रहा होगा, ये जो इंडिविजुअल न्यूरॉन्स हैं ये उस इमेज से फीचर्स सीख रहे होंगे। फीचर्स कैसे कि इस न्यूरॉन ने सीखा होगा कि जो कैट की जो होती है उसका जो फेस होता है वो गोल होता है। ठीक है, उसकी आंखें किस तरह की होती हैं, आइस, इसने आइस का सीख लिया, इसने कैट के कान लंबे होते हैं या छोटे होते हैं जो भी है, इसके विस्कर कैट के। ठीक है, अब ये हर जो न्यूरॉन है वो फीचर सीख रहा होगा हमारे इनपुट इमेजेस से। इतना वैसे हाई लेवल वो पहली लेयर में नहीं सीखता, वो बस पहली लेयर में एजिस के बारे में सीख लेता है कि ये यहाँ पे एजिस है। ठीक है, अब ये वाली इंफॉर्मेशन पास होगी नेक्स्ट लेयर तक, हर न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन पास करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेयर में क्या हो रहा है कि इससे नेक्स्ट लेवल के जो फीचर्स हैं वो सीख रहा होगा, यानी कि इसने एजेस सीख लिए, इसने कलर सीख लिया। ठीक है, इसने कुछ और चीज़ें सीखी, और एंड में हमारा इधर फंक्शन होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट मैक्स फंक्शन एक्टिवेशन। ठीक है, सॉफ्ट मैक्स, अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं तो उनकी वैल्यूज वेरी कर रही थी हर इसकी, तो आउटपुट से जाने से पहले उन्होंने एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजरते हुए जाना होता है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या आता है कि एक्टिवेशन फंक्शन हमारा जो सेकंड लास्ट लेयर है उसके जो रिजल्ट्स हैं आउटपुट्स को 0 या 1 के दरमियान में कर देते हैं।
0 और 1 के दरमियान उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये जाता है इस लेयर से होते हुए आउटपुट लेयर तक जाती है हमारे रिजल्ट न्यूरॉन्स की। अब एक्टिवेशन फंक्शन स्टार्टिंग में होते थे हार्ड लिमिटिंग फंक्शन यूज होते थे कि हम डिफाइन कर देते थे कि अगर इफ सर्टेन वैल्यू से ग्रेटर है तो आंसर हमारा 0 होना चाहिए, एल्स अगर लेस है उसे तो आंसर हमारा 1 होना 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हार्ड लिमिटिंग एक्टिवेशन फंक्शन हो गया। फिर जो मोस्टली आजकल यूज होता है वो होता है रीलू एक्टिवेशन फंक्शन। रीलू एक्टिवेशन फंक्शन क्या कर रहा होता है कि जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पे फ्लैट आ रही होती है, उनका उनको वो 0 कर देता है। और फिर नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करते हुए जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको कहीं पे, ये पॉजिटिव इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज आ रही होती हैं। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है। तो ये रीलू एक्टिवेशन फंक्शन हो गए। अब अब जो इक्वेशन इसमें यूज हो रही है वो y आउटपुट इज इक्वल टू सम ऑफ वेट्स इनपुट्स प्लस बायस। वेट्स तो हमें पता लग गया कि वेट्स क्या है, न्यूरॉन्स के दरमियान में जो कनेक्शन है वो वेट्स है। इनपुट्स है हमारे, जो इनपुट इमेज से जो वैल्यूज आ रही थी वो इनपुट है, प्लस अब बायस वैल्यू। अब बायस वैल्यू क्या होती है कि बायस वैल्यूज हमारी जो हम सम कर रहे होते हैं वेट्स और इनपुट्स का, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। यानी कि फर्स्ट अगर हम 10 का बायस लेते हैं ना, तो हमें पता है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो 0 से 10 के दरमियान में कहीं पे लाई कर रही होंगी। ठीक है, अब होता ये भी है कि जो एक जो इपॉक होती है यानी कि एक ट्रेनिंग फेज, उसमें ये वेट्स की वैल्यू एडजस्ट कर लेता है और साथ में बायस की वैल्यू एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसकी अलग से वेट्स और बायस की वैल्यू होगी और यहाँ पे अलग होगी, और ये फिर बाद में एडजस्ट भी कर लेता है। ठीक है, तो बायस का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि हम एक्टिवेशन फंक्शन की तरह ही होता है, इसको बस हमने एक रेंज में हम लोग वैल्यूज लानी होती है अपनी, उसके लिए हम बायस यूज करते हैं। तो इन टोटल हमारे जो इक्वेशन बनती है एंड में, तो वो होती है ये सिग्मा यानी एक्टिवेशन फंक्शन सम ऑफ डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ये बेसिकली हमारे वेक्टर्स बनने होते हैं यहाँ पे। जैसे ही वेट के वेक्टर्स होंगे, फिर हमारे होंगे इनपुट के वेक्टर्स प्लस बायस के वेक्टर्स। इन सबको हम वेट्स इनपुट्स प्लस बायस, इन सबको हम रैप कर देते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के दरमियान में। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि अब जैसे कि यहाँ पे आउटपुट ले, एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन। ठीक है, आउटपुट लेयर पे क्लासेस हमारी तीन थी, तो तीन न्यूरॉन है वो क्लासिफाई करेगा कि कैट डॉग है या शीप में से कौन सी जो है इनपुट इमेज कौन सी थी हमारी। तो फर्स्ट को हमें कैट आइडेंटिफाई करना है, तो इसका एक्टिवेशन होगा 1। आइडियली हम चाहते हैं इसका होगा 0 और इसका भी होगा 0। अब ये तो आइडियल केस था। अब जो हमें पता है कि जो नेटवर्क से वैल्यूज आ रही होंगी वो वेरी करती हैं। फर्स्ट करो यहाँ पे आती है हमारी वैल्यू, आउटपुट लेयर तक वैल्यू आ रही होती है 0.4, यहाँ पे आती है वैल्यू 0.5 और यहाँ पे 0.1। ठीक है, अब ये जो आइडियल वैल्यू है इसे हमने इसको माइनस करना है, यानी 0 और ये 0
और इसका हम स्क्वायर करेंगे। देखिए स्क्वायर्ड कर देंगे वैल्यूज, तो इन तीनों का हमें एक आंसर आएगा। तीनों का जो आंसर आएगा वो होगी उसकी कॉस्ट फंक्शन, यानी कि 0.6 का स्क्वायर जितना भी होगा वो उसका कॉस्ट होगा। कॉस्ट फंक्शन जितना दूर जितना ज़्यादा होता है उतना ये हमें बता रहा होता है कि जो हमारी इनपुट की वैल्यू है कितनी सही है या गलत है, यानी कि आइडियल वैल्यू के कितने करीब है। इसको हम एरर भी बेसिकली बोलते हैं, और ये है हमारा मीन स्क्वेयर्ड एरर। इस तरह काफ़ी ज़्यादा एरर हम यूज़ करते हैं न्यूरल नेटवर्क में। ठीक है, तो ये बेसिकली नेटवर्क ने जितना दूर हो, जितनी बड़ी वैल्यू होती है ना, उतना हमें पता लगता है कि नेटवर्क ने सही फीचर्स उस इमेजेस में से नहीं सीखे, ट्रेनिंग इमेजेस में से। ठीक है, तो ये था बेसिकली कॉस्ट फंक्शन। अच्छा, इसमें हो क्या रहा होता है कि जो हमारी एक्यूरेसी निकलती है वो हम करते हैं कि जो एक कॉस्ट फंक्शन है इनका हम एवरेज ले लेते हैं, सब कॉस्ट फंक्शन। वहां से हमारी एक्यूरेसी आ जाती है कि नेटवर्क कितना अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि जो कॉस्ट फंक्शन होता है इसमें एडजस्ट कैसे करना होता है खुद को, यानी कि एक दफ़ा ये वैल्यूज आ गई तो उसके बाद यानी कि प्रोसेस सारा ख़त्म तो नहीं हो जाता। होता ये है कि जो होता ये है कि जैसे ने वैसे कैलकुलस में पढ़ा होता है कि फर्स्ट तो ये कर्व है जो हम सिखाना चाह रहे हैं अपने मॉडल को। हमने आइडियल आना है मिनिमा वैल्यू पे, इस वैल्यू पे हमने आना है। तो मिनिमा वैल्यू पे आने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है वेट्स रैंडम इनिशियलाइज होते हैं। फर्स्ट कर उसने यहाँ से वैल्यू स्टार्ट कर रही है ट्रेनिंग का, ये आएगा यहाँ पे, ये फिर आएगा यहाँ पे। वो डिपेंड करता है आपके लर्निंग रेट पे कि कितने बड़े या छोटे एग्जाम प्लेयर है, वो लर्निंग रेट पे डिपेंड करता है। लर्निंग रेट क्या होता है कि हमने बेसिकली इस जगह पे आना होता है और हम नेटवर्क को बता रहे होते हैं कि कितने छोटे या बड़े स्टेप लो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर लर्निंग रेट बहुत कम है तो पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर ये आंसर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इक्वेशंस। ठीक है, एंड में यहाँ पे आ जाएगा। तो आइडियली हमें चाहिए होता है कि हमारा जो ट्रेनिंग की जो इक्वेशंस है वो ये वैल्यू सीख लें। तो इसके पीछे जो एल्गोरिदम यूज होता है वो होता है, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट के ग्रेडियंट हमें ये बता रहा होता है कि किस डायरेक्शन में हमने स्टेप लेना है। अगर यहाँ पे लेना है तो एक ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी नेगेटिव, अगर यहाँ पे स्टेप लेना है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है कि रैंडम वेट्स इनिशियलाइज होते हैं, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करता है ये कॉस्ट फंक्शन के, डेल्टा सी ग्रेडियंट्स सीख लेगा। फिर क्या करेगा ये, सेकंड स्टेज पे ये स्टेप्स लेगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ स्टेप्स कैसे लेगा। थर्ड स्टेप में क्या कर रहा होता है कि ये रिपीट कर रहा होता है अनटिल के उसने लोकल मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा तक वो वैल्यू चले गए। ठीक है, तो एक और चीज ये हमारा जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। यानी कि एक दफा ये वेट्स रैंडमली इनिशियलाइज हुए, वेट्स इसने लर्न किए सारे एंड तक, ये दोबारा एक बैकवर्ड स्टेप नहीं लेता, ये बैकवर्ड स्टेप यहाँ पे नहीं लेगा। तो ये हमारा नेटवर्क है, ये फीड फॉरवर्ड है। अगर ये बैकवर्ड स्टेप लेता है, बैकवर्ड स्टेप में क्या कर रहा होता है कि ये दोबारा से वेट्स और बायसेस अपने एडजस्ट कर रहा होगा।
वो कैसे एडजस्ट करता है, उसके पीछे एक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं जिनको हम बोलते हैं बैक प्रोपगेशन। ठीक है, वो कैलकुलस के चेन रूल पे बेस्ड होते हैं। यानी कि आउटपुट वैल्यूज हैं ये, यहाँ पे एडजस्ट होंगे, वेट्स एंड बायसेस एडजस्ट होंगे, यहाँ इनपुट तक आएंगे, फिर इनपुट से दोबारा एक फीड फॉरवर्ड स्टेप होगा, फिर दोबारा से वो एडजस्ट करेगा। तो हम करते हैं बैक प्रोपगेशन से। ये मैंने पहले से ही कोड्स लिखे हुए हैं, तो मैं लाइन टू लाइन बताता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। यहाँ तक जो है इसकी ये लाइब्रेरीज यूज हो रही है। नमपाई हम यूज करते हैं एरेज बनाने के लिए, और मैथमेटिकल प्रोसेसिंग जितनी भी करनी है वो हम नमपाई के जरिए। अब जो टॉर्च है, टॉर्च यानी पाई टॉर्च एक मशीन लर्निंग का हमारा फ्रेमवर्क है। इसमें क्या होती है कि हमारे कुछ आर्किटेक्चर, डाटा सेट, डाटा लोडर्स पहले से ही डिफाइन होते हैं। और पाई टॉर्च के अलावा हमारी है एक्सजी बूस्ट है, एसके लर्न है, टेंसर फ्लो आपने नाम सुना होगा। तो ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं, और वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि आपने पाई टॉर्च यूज़ करनी है, टेंसर फ्लो, जो भी यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ तक जब हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली, यहाँ पर जो ये है, हमने एक क्लास डिफाइन कर ली, उसका नाम हमने दे दिया स्मॉल न्यूरल नेटवर्क्स। अब एन एन डॉट मॉड्यूल है, वो हमें टॉर्च डॉट एन एन मॉड्यूल से हमने इसको इनहेरिट किया। यानी कि एन एन जो मॉड्यूल है उसकी कुछ खसूसियात होंगी जो मैं यहाँ बताता हूँ। क्लास के बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, सेल्फ फंक्शन। अच्छा, ये बेसिकली टॉर्च जो हमारा चल रहा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडाइम पे चल रहा है। इनके कुछ वैल्यूज वो इनहेरिट करता है, और यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज करते हैं वैल्यूज को। ठीक है, जो पहली लेयर है वो फुली कनेक्टेड लेयर है। फुली कनेक्टेड मैंने बताया कि हर न्यूरॉन वो अगले न्यूरॉन से उस दूसरी लेयर में कनेक्ट होता है। और क्या है, ये लीनियर लेयर है, तो हमने इसको न्यूरल नेट एन एन यानी कि टॉर्च डॉट एन एन मॉड्यूल से एक लीनियर लेयर उठाई है, और उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो 8 है। ठीक है, फिर दूसरी फुली कनेक्टेड लेयर और तीसरी फुली कनेक्टेड लेयर। ठीक है, और अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सॉफ्टमैक्स वगैरह कुछ नहीं यूज़ हो रही, क्योंकि बिल्कुल एक सिंपल सा मैंने न्यूरल नेटवर्क बनाया फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेमिनार। अच्छा, जो अब एक फॉरवर्ड पास होगा। फॉरवर्ड पास कैसे कि वो पहली दफ़ा वेट्स एंड बायसेस कैसे एडजस्ट करेगा। फॉरवर्ड पास होगा, इसमें एक्स हमारा इनपुट है, और सेल्फ यानी कि ऊपर से ये सारी इनहेरिट कर रहा है लेयर। इनके दरमियान में हमने रीलू एक्टिवेशन यूज़ किया। ठीक है, एंड में हमने जो आउटपुट लेयर से पहले, यानी कि आउटपुट लेयर है उससे पहले हमने सिग्मॉइड यूज़ कर लिया। सिग्मॉइड के पर्पसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों सिग्मॉइड हमने यहाँ पे यूज़ किया। अच्छा, हम मॉडल को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, मॉडल है हमारा स्मॉल न्यूरल नेटवर्क, ये क्लास की सारे जो वैल्यूज हैं और यहाँ पे इनहेरिट कर लेगा। ऑप्टिमाइजर हम यूज़ कर रहे हैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये वो जो ग्रेडियंट डिसेंट का एल्गोरिदम था जो मैंने बताया था कि हमें इक्वेशन हमारी लोकल मिनिमा तक या ग्लोबल मिनिमा तक पहुंचनी चाहिए। ये उसके लिए क्राइटेरियन एमएसई लॉस, यानी कॉस्ट फंक्शन कैसे वैल्यूज को एडजस्ट करता है, ये वाला यहाँ पे ये एमएसई लॉस यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद फेक डाटा, यानी कि अपने से मैंने वैल्यूज बना ली। टॉर्च डॉट रैंडम नंबर 100 इनपुट वैल्यूज हैं, और वाई वैल्यूज के लेबल्स है। यानी कि सुपरवाइज लर्निंग है, तो हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक लेबल होना चाहिए। उसके बाद हमने चूंकि वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि एक लॉसेस का हम एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब फॉर इपॉक इन रेंज 10,000, अब हम 10,000
इपॉक्स पे हमारा जो मॉडल है वो रन करेंगे। अब इपॉक्स क्या होते हैं? इपॉक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे 100 इमेजेस थी। आप इमेजेस की एग्जांपल ले लें कि आपकी 100 इमेजेस थी। अब इस हर इमेज ने इस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर से गुजरना होता है। ठीक है, वो यहाँ पे गुजरेगा तो कुछ फीचर सीखेगा, यहाँ पे गुजरेगा तो कुछ फीचर सीखेगा, सीखते सीखते आउटपुट लेयर तक जाएगा, फिर बैक बैक प्रोपोगेट होगा। तो जो हम कहते हैं कि वन इपॉक है, वन इपॉक का मतलब है कि सारा जो हमारा डाटा है वो एक दफा सारे आर्किटेक्चर से गुजर चुका है। फिर दूसरी दफा अगर इपॉक 2 है तो वो दूसरी दफा जाएगा, तो यानी कि इपॉक नंबर 2 हमारा चला गया, यानी सारा डाटा सेट दोबारा चला गया और दोबारा से उसने कुछ नए फीचर सीख लिए इनपुट से, इनपुट इमेजेस से या ट्रेनिंग डाटा से। ठीक है, तो यहाँ पे इपॉक मैंने काफ़ी ज़्यादा रखे हैं, इसको मैं कर लेता हूँ 100 कर लेता हूँ। ठीक है, अब आउटपुट वैल्यू हमारी क्या है? आउटपुट है इज इक्वल टू मॉडल, यानी कि मॉडल से हमारा जो इनपुट है एक्स वैल्यू वो सारी गुजरेगा और हमें एक आउटपुट वैल्यू देगा। लॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन बेसिकली होता है हमारा जो आइडियल वैल्यू है, यानी कि ये आइडियल वैल्यू और जो हमारी बैक साइड से वैल्यू आ रही है एक्टिवेशन की, उसका जो डिफरेंस है वो हमारा है लॉस। ठीक है, तो ये लॉस हो गया हमारा यहाँ पे जो यूज हो रहा है, यानी कि आउटपुट और वाई जो वैल्यूज बैक साइड से आ रही है। फिर यहाँ पे कि इसने बैकवर्ड पास किया, बैक प्रोपोगेट किया। ठीक है, लॉस की वैल्यूज पे इसने बैकवर्ड पास किया। ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, इसने फिर एक दफा दोबारा ऑप्टिमाइज वैल्यूज, लॉसी डॉट अपेंड, इसका बस मतलब यही है कि जो लॉसेस की वैल्यूज हैं वो हमारी एम्प्टी लिस्ट में अपेंड करता जाए, पुट करता जाए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको एक दफा मैं रन करके देखता हूँ। अच्छा, ये रन हुआ है। अब इपॉक नंबर 0 पे हमारी लॉस वैल्यूज 0.24 था। ठीक है, यानी कि इनका डिफरेंस ग्राउंड ट्रूथ और जो इमेजेस हैं उनका डिफरेंस आ रहा है 0.24%। ठीक है, 24%। ये आप देखेंगे कि जो हमारी लॉस वैल्यूज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अगर हम इसको दे दें 1000 इपॉक्स दे दें, 1000 दफा डाटा को गुजारें, तो देखेंगे ये मजीद कम हो रही है लॉस वैल्यू। अब ये डिफरेंस आपको क्यों नजर आएगा? क्योंकि यहाँ पे रैंडम नंबर मैंने इनिशियलाइज किए हैं। ठीक है, वो रैंडम नंबर कोई भी उठा लेगा विद द स्टेप ऑफ 2। ठीक है, और यहाँ पे रैंडम नंबर 0 से 100 तक विद द स्टेप ऑफ 2, यानी कि 2 वैल्यू स्किप करता हुआ वो जाएगा इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे हमारे नंबर ऑफ इपॉक्स हैं, ये लॉस वैल्यू है। तो अगर आपका कर्व ऐसा आ रहा है तो आप समझ लिया कि आपका जो ट्रेनिंग है वो सही से हो रही है। ठीक है, ये ट्रेनिंग कर्व हमारे लॉस का कर्व है। लॉस हमेशा कम होना चाहिए और एक्यूरेसी आपकी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी आपकी किसी पॉइंट पे आके स्टेगनेंट हो गई, यानी कि एक्यूरेसी नहीं बढ़ी, तो क्या है कि हमने दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू करना है कि मसला कहाँ पे आ रहा है, वो ट्रेनिंग को हम रोक देते हैं ताकि जीपीयू रिसोर्सेज हमारे साथ यूज़ ना हो। तो बेसिकली दिस इज इट फॉर टुडे।